दर्शकों, जो सबसे कमजोर लूटा पीटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पिद्दी। पिद्दी, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, और जो पिद्दी से भी गया गुजरा हो उसको कहते हैं टिड्डी। वही छोटा सा टिड्डी अब पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। जो पाकिस्तान कहता है कि हम भारत से जंग लड़ेंगे, वो टिड्डियों के हमले से ही हार गया है। पाकिस्तान में टिड्डियों के हमले से आपातकाल लगा हुआ है। हालत तो यह है कि वहां के मंत्री कह रहे हैं कि अनाज तो हमारे पास ही नहीं, टमाटर प्याज इतने महंगे कि हम पाकिस्तानी खरीद नहीं सकते। तो एक और काम करो पाकिस्तानियों, मेरी बात सुनो। अरे पाकिस्तानी, तुम टिड्डी की बिरयानी बनाकर खाओ। तुम्हारा बिका हुआ देश पाकिस्तान के पास आतंकी भी नहीं बचे, सबको तो हमने सूली पर चढ़ा दिया। तो पाकिस्तान अब टिड्डियों को आतंकी बनाकर भारत भेज रहा है। आधे पाकिस्तान पर टिड्डियों का कब्जा हो गया और कश्मीर की तरफ आंख उठाने वाला पाकिस्तान कराची की टिड्डियों से भी नहीं बचा पा रहा है। ऐसे कमजोर और कायर पाकिस्तान से पूछता है सारा भारत दोस्तों कि क्या आतंकियों के बाद भारत में टिड्डियों वाली साजिश कर रहा है पाकिस्तान? भारत को धमकी देने वाला पाकिस्तान क्या टिड्डियों से ही हार गया है? क्या हिंदुस्तान के हमले से बचने के लिए टिड्डियों वाला रोना रो रहा है पाकिस्तान? और क्या पाकिस्तान से लड़ने के लिए फौज नहीं, टिड्डियों के सहारे है पाकिस्तान? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, आज पूछता है सारा भारत। देखा आपने अर्नब गोस्वामी को? जब भारत में कोरोना आक्रामक होता जा रहा, रोज हजारों मरीजों को अपने चपेटे में ले रहा है, जब लॉकडाउन खुलने से कोरोना का खौफ बढ़ता जा रहा है, तो अर्नब गोस्वामी को किसकी याद आई? पाकिस्तान की। यह है अर्नब गोस्वामी की टिड्डी पत्रकारिता या फिसड्डी पत्रकारिता। लेकिन इसे पत्रकारिता कहना क्या ठीक होगा? ये तो एंटरटेनमेंट है। और अर्नब न्यूज़ का नॉनसेंस करने का फन जानते हैं, जिसमें इमोशन है, ड्रामा है, चीख चिल्लाहट है, गाली गलौच है, बेअदबी है, छद्म राष्ट्रवाद है, सांप्रदायिक नफरत है, सब कुछ है सिवाय न्यूज़ के, सिवाय सहज तथ्यपूर्ण विश्लेषण के, ईमानदार विश्लेषण के सिवा सब कुछ है। और यही खिचड़ी अर्नब रोज परोसते हैं अपने दर्शकों को, चाहे वो पालघर का मसला हो या तबलीगी जमात का। कोरोना वायरस में भी वो कम्युनल वायरस ढूंढ निकालते हैं। और हाँ, उनके शो में एक्शन भी है, ये बताना तो मैं आपको भूल ही गया। ये परसों की शो की एक झलक देखिए। इसमें बर्छे, भाले, तलवारें, खिलौना, मिसाइलें सब मिलेंगी। जाहिर है मुद्दा फिर से पाकिस्तान था। भी बोलते हैं, ये चिंगादड़ आते हैं स्क्रीन पर। जी बिट्टा साहब, बिट्टा साहब दिखा, बिट्टा साहब, बिट्टा साहब क्या दिखा रहे हैं? बिट्टा साहब एक मिनट, बिट्टा साहब कुछ दिखा रहे थे, बिट्टा साहब को फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या कह रहे थे बिट्टा साहब आप? बिट्टा साहब हाथ में क्या था आपके? आप दिखाइए इनको। ये तो लेके आए, मेरा तो तैयार खड़ा, ये देख, ये तैयार खड़ा है। तेरे ठोकेंगे आके वहां एक एक को, जैसे यहाँ ठोकते ऐसे ठोकूंगा मैं। ठोकूंगा मैं, ठोकना जानता हूँ। फोर्स तो बाद में ठोकेगी, पुलिस बाद में ठोकेगी, पहले तो हम ठोकेंगे, याद रखना। और मेरा इतिहास ISI से पूछ ले, 93 का, 92 का, तुम्हारे हिंदुस्तान के कच्छ बॉर्डर, गंगानगर बॉर्डर, अमृतसर बॉर्डर, जम्मू कश्मीर बॉर्डर। ये क्या बोल रहा है खिलाड़ी? लेके, तिरंगे झंडे लेके, याद रखना। वो तेरा इमरान खान का दिखाता है ना ऐसे, ये मैं दिखा रहा हूँ। बीच में घुसेड़ूंगा आपके। आप कहाँ बैठे? गलतफहमी में आप। और जवले जान जी और बेगार तू गद्दार आदमी और जरनैल सिंह पंडरा ले जिलानी और बगैरता तेनु शर्म नहीं आई और सिखा तू पकड़ बन के बंदा और तेरी ऐसी नीता सी ओए सिखा और करतार पूरा गद्दार दिया पुत्रा ओए गद्दारा खालिस्तान दे गद्दारा और खालिस्तान दे गद्दारा ए देश तेरी ऐसी नीता सी। आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा कि आप कोई एक नाटक देख रहे थे? अभी जो वीडियो देखा, जिसकी स्क्रिप्ट डायरेक्टर ने पहले से ही लिख रखी हो, सारे एक्शन पहले से तय हो। अगर नाटक भारत पाकिस्तान थीम पर हो और कलाकार सरहद के उस पार से भी हो, तो एक्शन सुपरहिट। खासकर तब जब डायरेक्टर
हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद का तड़का लगातार मारता रहे। अर्नब पता नहीं किस भारत की बात करते हैं, भारत पूछता है, भारत पूछता है, लेकिन मेरा भारत तो जानना चाहता है कि कोरोना से आज मौत क्यों बढ़ रही, क्यों रोज हजारों लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। मेरा भारत पूछना चाहता है कि बीजेपी राज्यों में पीपीई घोटाला क्यों हो रहा है। मेरा भारत पूछना चाहता है कि आखिर सरकार की कोरोना से निपटने की तैयारियों में खामियां क्यों हैं। मेरा भारत पूछना चाहता है कि आखिर अस्पतालों की इतनी दुर्दशा क्यों है कि फ्रंटलाइन डॉक्टरों के पास भी पीपीई किट मुहैया नहीं। मेरा भारत पूछना चाहता है कि क्वारंटीन सेंटर का हाल इतना बुरा क्यों। मेरा भारत पूछना चाहता है कि जब कोरोना से मौत की रफ्तार बढ़ रही तो क्या लॉकडाउन खुलना चाहिए। मेरा भारत पूछना चाहता है कि क्या हमारे गरीब भाई बहनों के घर अनाज पहुंच गया, क्या उनको कैश सहायता मिल गई। 20 लाख करोड़ में से कितनी सहायता गरीब भाई बहनों को मिली है? 20 लाख इन 2020। अर्नब का पता नहीं कौन सा भारत है जो हमेशा लड़ाई, आक्रमण, वायलेंस, हिंसा, सांप्रदायिक तनाव, हिंदू मुस्लिम की ही बात करता है। ये कौन सी पत्रकारिता है जो सरकार से सवाल नहीं कर रही, सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर रही, बल्कि विपक्ष से सवाल कर रही, विपक्षी पार्टियों से कर रही, और जब उससे भी ऊब जाती है तो ये पत्रकारिता पाकिस्तान में टिड्डियों को ढूंढती है। सरकार की मीडिया के बारे में क्या राय है, इंटेलेक्चुअल्स के बारे में क्या राय है, ये तो उसने सुप्रीम कोर्ट को बता ही दिया। ये गिद्ध कौन है? आखिर क्यों मोदी सरकार आलोचना और आलोचना करने वालों से नफरत करती है? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब मैंने कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से जानने की कोशिश की। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आज का सवाल, क्या मीडिया को सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होना चाहिए या सरकार से सवाल करना चाहिए? आज अपने जवाब आप हां या ना में नहीं बल्कि अपनी राय दीजिएगा। सरकारी प्रोपेगेंडा में शामिल होना चाहिए मीडिया को या सरकार से सवाल करना चाहिए? तो चलिए देखते हैं ये बातचीत वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन और संदीप भूषण के साथ। मेरी ये बातचीत प्रशांत स्टार न्यूज़ और IBN7 में मेरे सहयोगी रहे और भी कई चैनलों में बड़े पद पर रहे, संपादकीय पद पर। संदीप भूषण लंबे अरसे तक NDTV से जुड़े रहे, आजकल किताबें लिख रहे हैं और मास कम्युनिकेशन छात्रों को पढ़ा भी रहे हैं। जो हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई है, खड़ी हुई है कोविड के रूप में, कोरोना के रूप में, क्या उस तरह की रिपोर्टिंग, उस लेवल की रिपोर्टिंग जहां पे आदमी जो है घर में लॉकडाउन है, बाहर मौतें हो रही हैं, अस्पतालों में जगह नहीं है, पीपीई किट नहीं है, डॉक्टरों के पास भी नहीं है, क्या ये सब मीडिया आपके सामने रख पाया? जो ट्रेडिशनल मेन स्ट्रीम मीडिया, मैं खासतौर पे टीवी मीडिया की बात कर रहा हूँ। जी देखिए, जब हम मीडिया की बात कर रहे हैं प्रभात, तो हम लोग तीनों लोग मीडिया में रहे हैं और जिसको सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, उन्हीं मीडिया चैनलों में रहा हूँ, संपादक भी रहा हूँ। तो ये अगर आप कोविड-19 के समय की बात करेंगे तो मीडिया का कोई नया अवतार आपको सामने नहीं दिखाई देगा। कोविड-19 में मीडिया ने उसी तरीके से बिहेव किया जिस तरीके से इस मीडिया को बनाया गया है पिछले 6-7 साल में, या मीडिया खुद बना है। तो एक टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट के हिसाब से ही मीडिया चलेगा और आगे भी ये जिस मीडिया की तरफ का इशारा है वो आगे भी उसमें से सुधार की संभावना नहीं है। इसको कोई रिप्लेस करेगा वही हो सकता है, सुधार की संभावना नहीं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रशांत? मीडिया क्या किस तरह कवरेज कर पाए, बताएगा कि कहाँ पे गड़बड़ियां हैं, बताएगा कहाँ खामियां हैं, बताएगा कहाँ कमियां हैं, ताकि सरकार या एजेंसियां दूसरी उस पर कदम उठा सकें और लोगों का सही तरीके से इलाज हो पाए? क्या वो हो पाया इस दौरान? नहीं, मीडिया अगर जिसको परिभाषा के हिसाब से आप कहें तो मीडिया को यही करना चाहिए था, लेकिन अभी आप देखिए कि मीडिया सवाल किससे पूछ रहा है? राहुल गांधी से पूछ रहा है। मीडिया को सवाल पूछने चाहिए थे सरकार से। सरकार ने 10% GDP के हिसाब से पैकेज की घोषणा कर दी। ये पैकेज कोई नया चीज नहीं है।
हम भाषणों में पैकेज सुनते रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का पैकेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए दिया था। अगर वो पैकेज 50% भी डिलीवर हुआ होता तो बिहार के इतने माइग्रेंट वर्कर्स सड़कों पे 1,000-1,200 किलोमीटर दूर पैदल नहीं चल रहे होते। बिल्कुल सही। इस पैकेज पे आपको याद आया कि जिस दिन ये पैकेज का अनाउंसमेंट होता है प्रशांत, और मैं संदीप से सवाल अब करना चाहता हूँ, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस दिन पैकेज का अनाउंसमेंट होता है, मुझे याद है उसको किस तरह से पहले तो मोदी जी आते हैं और कहते हैं कि भाई 20 लाख इन 2020, मानो एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। उन्होंने उनका अपना सरकारी कोई खजाना था जो कि उन्होंने खोल दिया है गरीब मजदूरों के लिए। लेकिन पता चलता है साहब 24 घंटे के अंदर ही ये 10% जीडीपी नहीं है जो कि वो क्लेम कर रहे थे, बल्कि 1% ही है जीडीपी का। तो ये भी एक कवायद चल रही है झूठ बोलने की। ऐसे मौके पर जब आप सोचते हैं कि सरकार आपसे ट्रांसपेरेंट होगी, ऑनेस्टी से अपनी बात रखेगी, बताएगी हमारी ये खामी है, हम इसको दुरुस्त भी करेंगे, वैसे में आपसे लगातार और बार बार झूठ बोला जा रहा है। और मीडिया वो कह रहा है अरे मोदी जी ने इतना बढ़िया अनाउंसमेंट किया, देखिए किसी और देश ने नहीं किया, किसी और सरकार ने किया, 10% ऑफ जीडीपी। मीडिया इसी लाइन पर चलता है। तो ये मीडिया को ये लाइन लेनी चाहिए थी, ये करना चाहिए था कि देखिए साहब 10% कैसे हुआ ये बताइए आप। इसमें प्रभात मैं दो मुख्य मुद्दे बताऊंगा। जो लॉन्ग टर्म है वो तो प्रशांत ने बताया ही है कि द टेम्पलेट फॉर द लास्ट जो 6 साल का पिछले का टेम्पलेट अनचेंज्ड है इन वेरी मेनी वेज। बट उसमें जो खास जो हाल फिलहाल जो परिवर्तन हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहला है जो प्रधानमंत्री का जो मीटिंग हुआ था एडिटर्स के साथ, विच वॉज रिपोर्टेड आई थिंक जस्ट बिफोर ही वेंट, जब लॉकडाउन के जस्ट पहले। उसके बारे में सारे लोग जो उस डिस्कशन में गए थे सब ने चुप्पी साधी है, मगर जो भी रिपोर्ट छन के आई उसमें ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने सपोर्ट मांगा है। और उसके बाद जैसी रिपोर्टिंग हुई है और जिस तरह से पिछलग्गू बन के मीडिया चली है, जो पहले से भी ज्यादा बदतर मुझे दिखाई देता है वीज़-वी जो हालत है मजदूरों की और जैसी उसकी रिपोर्टिंग हो रही है, तो कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रधानमंत्री ने मीटिंग की, स्ट्रेटेजिक मीटिंग लॉकडाउन अनाउंस करने के पहले, उसमें क्या कुछ हुआ ये शायद कभी जब ये सत्ता बदलेगी तो ये छन के आ सकता है। दूसरा आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज हुआ जिसको आप लोगों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जो सोनिया गांधी ने कहा था कि एडवर्टाइजिंग आप बंद करिए, सो दैट सिर्फ इश्तिहारबाजी और पब्लिसिटी पे सारी ये सरकार चल रही है, जो उन्होंने इशारा किया था। उसके रिस्पॉन्स में जिस तरह का प्रोटेस्ट आया फ्रॉम INS, फ्रॉम जो ब्रॉडकास्टर्स, NBA है, इंडियन एक्सप्रेस, ऐसा बहुत ही क्रेडिबल न्यूज़पेपर व्हिच आई थिंक डजंट टेक अवे फ्रॉम द क्रेडिबिलिटी, दो उसमें भी वन कैन डिबेट अबाउट इश्यूज। उसने भी एक एडिटोरियल लिखा कि ये काम जो कांग्रेस ने जो डिमांड किया है सोनिया गांधी ने, ये गलत किया है। तो ये चीज ये दर्शाता है कि किस हद तक फाइनेंशियल डिपेंडेंस और DAVP का के इश्तिहारों पे सारे न्यूज आउटलेट्स का डिपेंडेंस है, कटिंग अक्रॉस द मीडिया स्पेस। तीसरी चीज जो उसको और उजागर करती है, जब सुप्रीम कोर्ट में INS, जो आई थिंक वो केस अभी भी लंबित है, वहां पे उन्होंने जाके कहा कि सरकार हमें 1300, 1400, पता नहीं 1500 करोड़ दे ओवर्स। गुजरात में INS का रीजनल चैप्टर ने वहां पर रूपानी को उन्होंने बधाई दी कि आप मीडिया को हेल्प कर रहे हैं। तो जब ये माहौल रहेगा तो मेरे ख्याल से जो मैं इस चीज को रेखांकित करता हूं कि इसके ये नहीं कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, मगर कांग्रेस के समय भी स्पेसेस रहते थे वह मीडिया कुड फंक्शन, क्योंकि अगर वो स्थिति नहीं होती तो आपका इतना बड़ा मूवमेंट नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर के ये फैक्ट है कि कांग्रेस के समय भी मीडिया मैनेजमेंट हुआ, कभी रेगुलेशन की बात एक्सेप्ट नहीं की गई, और वहां भी जैसे कि कुछ जो सेक्रेड जो एलिमेंट्स है जिसको आप नहीं अटैक कर सकते थे, वो तब भी शामिल थे और अब भी है। मगर अब जो पकड़ हो गई है वो इतनी जबरदस्त हो गई है, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस साथ साथ चल रहा है उससे सरकार के हाथ बहुत लंबे हो गए। तो कुल मिला के मेरे ख्याल से ये जो दो मुख्य चीज हैं जो परहैप्स थे मगर और स्पष्ट हो गया चूंकि दो न्यूज इवेंट्स ऐसे हो गए। तो आई थिंक दैट पुट्स द फ्रेमवर्क, किस फ्रेमवर्क में हम लोग बात कर रहे हैं। और उस फ्रेमवर्क में जो मैं मुख्य चीज ये बताना चाहता हूं कि हालांकि टेलीविजन चैनल्स खास करके ABP न्यूज और टू एन एक्सटेंट आज तक ABP आई थिंक वाज स्टिल वेरी गुड,
आई मीन उसमें कई दिनों में अगर आप देखिएगा तो इतना, आई मीन जो एक्चुअल पावर ऑफ टेलीविजन इज सीन द डे जो उन्होंने आनंद विहार वाला कवर किया, उन दिनों एक्चुअल पावर था। मगर उन सब का वो रिपोर्ट्स भी जो आई, जो स्टेशन पे माहौल है, जो ट्रेन में माहौल है, जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उसमें सिर्फ शॉक वैल्यू दिखाया गया। ये नहीं चीज की चर्चा हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। जो मोदी के लॉकडाउन से जो उत्पन्न हुई स्थिति है, जो स्ट्रक्चरल इशू है, जो ढांचे से रिलेटेड है, जो होम मिनिस्ट्री एक साइड पुल कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट एक साइड पुल कर रहे हैं, उन सिस्टमिक इश्यूज पे बात नहीं हुआ। इट्स ओनली अबाउट शॉक वैल्यू। राइट, इतने 17 मजदूर कट गए, वहां पर लोग छीना छपटी हो रही है खाने के लिए, पानी क्या, तो ये यहां तक खबर सीमित रही है, इसके आगे नहीं बढ़ पाई। मेरे ख्याल से मीडिया ने शायद ये भी डिबेट नहीं किया। मीडिया वेंट विद द फ्लो कि अगर लॉकडाउन लग रहा है तो आखिर लॉकडाउन की वजह क्या है, जो कि हम जानना चाहते थे कि आखिर सरकार लॉकडाउन क्यों लगा रही है, उसके पीछे उसकी मंशा क्या है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में अगर आपको याद हो प्रशांत की 21 दिन के लॉकडाउन में ये माना गया था 21 दिन में लॉकडाउन में कोविड भाग जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। ये क्या साइंटिफिक थिंकिंग थी कि 21 दिन में कोविड भाग जाएगा? ये कौन से एक्सपर्ट्स की वो राय वो चल रहे थे? जब दूसरा तीसरा चौथा लॉकडाउन भी आता है, मीडिया ये सवाल नहीं कर रहा है कि आखिर लॉकडाउन जरूरत है तो क्यों है, और लॉकडाउन खुलेगा तो किस तरह से खुलेगा। आज का आलम यह है कि सरकार ऑलमोस्ट अपने हाथ झाड़ चुकी है कि अब भाई आप लोग अपने उस पर हैं, अपनी अपनी सुरक्षा खुद कीजिए। तो आज हम 60 दिनों में उस स्टेज में आ गए हैं। एक तरफ सरकार थाली बजवा रही थी, कह रही थी कि भाई हम वी आर कंसर्न्ड अबाउट यू, और आज कह रही है भाई अब अपना अपना खुद देख लीजिए। और मीडिया कह रहा है हाँ भाई अब तो सरकार क्या कर सकती है। ये क्या एटीट्यूड रहा मीडिया का? और संदीप ने जैसा कहा कि हम लोग शॉक वैल्यू ही दिखाते रहे और उसके पीछे नहीं गए, उसके पीछे सवाल नहीं। देखिए दोनों चीजें, एक तो मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकार का बाजा बजा रहा है और वो जनता को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। मैं इसको हमको दर्शकों को मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का अंतर समझना होगा। ये जानबूझकर, जानते हुए कि वो गलत सूचना दे रहे हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सरकार को बचा रहे हैं, लेकिन वो गलत सूचना देते हैं। तो ये झूठ बोलने का जो एक राजतंत्र झूठ बोलने का एक चलन है, ये एक मीडिया के बड़े हिस्से में है। दूसरी ये बात संदीप ने कही कि जो मीडिया पे हमला भी कर रहे हैं, जो मीडिया का एक हिस्सा है जो कि सरकार पे हमला भी कर रहा है या सरकार की आलोचना भी कर रहा है या सवाल खड़े कर रहा है, वो इतना ब्लंटेड है, इतना वो उसमें शार्पनेस नहीं है, कमजोर है, बहुत कमजोर है। और वो केवल मतलब आंसू बहाने वाली, जो सिंपैथी गेन करने वाली कवरेज जरूर देख रहा है कि जो सूटकेस उठा के एक महिला जा रही है, उसका बड़ा मार्मिक चित्रण होगा, लेकिन वो सवाल सरकार से जो है वो नहीं हो रहा है। तो दोनों तरफ का जो मीडिया है वो एक निराशाजनक स्थिति पैदा करता है। क्योंकि बड़ी अजीब सी बात है। देखिए प्रभात, इसमें एक चीज बस सिर्फ मैं जोड़ दूं केवल, जिसपे हम लोग चर्चा इस प्रोग्राम में और आगे के प्रोग्राम में भी करते रहेंगे, कि ये जो अब हमको वक्त आ गया है कि एक हफ्ते और 10 दिन के या एक महीने के लॉकडाउन में मीडिया का बिहेवियर क्या रहा, इसकी जगह हमें बड़े पिक्चर पे भी बात करें। और बड़ी पिक्चर ये है कि हमारा मीडिया एब्सोल्युटली, मीडिया का बड़ा हिस्सा रेडियो रवांडा बन चुका है। और रेडियो रवांडा कोई मीडिया का एक अलग से आउटलेट नहीं था, ये एक जेनोसाइड के कोएलिशन का हिस्सा था। हमारे देश में जेनोसाइड का कोएलिशन बन गया है और उस कोएलिशन का ये हिस्सा है ये मीडिया जो आपको पाकिस्तान के नाम पर शोर मचाता है, चाइना के नाम पे वो चाइना को दोस्त बताता है, जबकि चाइना आपके लिए सर पे बैठा हुआ है। तो तमाम जो डिसइंफॉर्मेशन है वो पूरा उस फ्रेमवर्क का हिस्सा है जो वो जेनोसाइड का हिस्सा बन चुका है। ठीक वैसे ही जैसे कि तबलीगी जमात को यहाँ पर जिस तरह से कैंपेन चलाया गया, कोरोना जिहाद और ये वो, उसी तरह से पालघर के इंसिडेंट को भी इसको पूरे तरह से सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की गई और काफी सक्सेस भी मिली लोगों को जो वो इस घराने को बिलोंग करते हैं, स्कूल ऑफ थिंकिंग को। और दूसरी बात, कल जो है एक और घटना होती है जिसका आज भी अखबारों में और कहीं भी कोई डिबेट नहीं है कि सरकार बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को कहती है
कि ये कौन लोग हैं, ये तो गिद्ध है, ये गिद्ध है, ये तो इंतजार कर रहे हैं लोगों के शायद मरने का, या उनके दुख में किस तरह से हम उसमें प्रॉफिट कमा सकें। ये वो सेक्शन है मीडिया का, ये आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल्स हैं, और उस पर कोई बहस नहीं होती है संदीप। ये और ये कल की बात सुप्रीम कोर्ट को बोल रही है सरकार, यानी कि व्हाट अ टोटल डिसरिगार्ड फॉर द फोर्थ स्टेट। एब्सोल्युटली। तो ये प्रभात, ये कोई इन वन वे अगेन इट्स शॉकिंग, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये काफी हुआ और आज एक्सप्रेस भी फर्स्ट पेज पे लिया है उसने स्टोरी को। मगर ये फैक्ट है कि ये तो पुराना टेम्पलेट 6 साल से चला आ रहा है। जब न्यूज ट्रेडर्स कहा गया, प्रेस्टिट्यूट्स कहा गया, लचन्स दिल्ली कबाल कहा गया, कांग्रेस के पिट्ठू, तमाम सारी चीजें तो अब से अब तक कही जा रही हैं। और अभी तो अब तो कितनी रिपोर्ट्स आ रही है कि चारों तरफ उत्तर प्रदेश में और कहां मीडिया को उठाया जा रहा है। और आई थिंक वन ऑफ द, इसका 2-3 कारण है, बट एक इसमें मेन ये है कि हमारी अपनी रेगुलेटरी जो पुशबैक बॉडीज हैं उनमें कुछ ज्यादा गुदा नहीं है, वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। एडिटर्स गिल्ड जब बड़े बड़े पत्रकारों पे कुछ बात आती है तो कहती है, जो छोटे मोटे होते हैं केसेस वो निकल जाते हैं। आप कश्मीर में देखिए क्या हालत है, कितने जर्नलिस्ट को वहां दबा रखा है यूएपीए, कोई पूछने वाला नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो एक पुशबैक इंस्टीट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे देश का, वो तटस्थ रहा है काफी हद तक। और इनफैक्ट अगर जो आम आदमी पार्टी की जो मूवमेंट थी, वो अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहता और रोज उसकी जजमेंट्स नहीं आती रहती और सरकार को फटकार नहीं लगा होता, तो उतना उसको बल नहीं मिलता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोर्ट्स को भी जो अपना रोल निभाना चाहिए था उसके बारे में, और मैं तो कोई लॉयर नहीं हूं, बट जितने बड़े बड़े लॉयर, फली नारिमन ऐसे लोगों ने लिखा है इसके बारे में कि पुशबैक नहीं आ रहा है। तो जब मीडिया का पुशबैक नहीं रहेगा, सारा कुछ जो है वो पक्ष में सरकार के चला जाएगा, कोर्ट्स की तरफ से कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया अलबत्त एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर अभी भी कुछ एक्टिविटी है। कभी भी जैसे कि रिपब्लिक टीवी का और ये सब जो आज ट्रेंड कर रहा है, फिर भी देयर इज सम पुशबैक, बट वो लिमिटेड है। आफ्टर ऑल कोई इंटरनेट हमारे यहाँ कोई 100% 90% पेनिट्रेशन नहीं है कि उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सैंपल मान लें ऑफ पब्लिक ओपिनियन। तो कुल मिलाकर के आई थिंक ऐसी स्थिति बनी है कि इसमें आई मीन वी आर कंडेम्ड टू बी वेयर वी आर एज मीडिया। प्रशांत, मैं यहाँ पर वापस पीछे जाना चाहता हूँ। बात सही है कि लॉकडाउन के बारे में हम लोग बात न करें और आगे बात, लेकिन हमको ये भी जानना जरूरी है कि लॉकडाउन में आखिर जो भी मीडिया का जो कवरेज रहा वो आखिर ऐसा क्यों रहा। लॉकडाउन में भी मीडिया ने कम्युनलिज्म जैसे वायरस को क्यों किसने क्रिएट किया? एक वायरस ऑलरेडी was gripping the country, and then the media introduced the communal virus which already had been around us. तो आखिर ये क्या वो नौबत आई जबकि ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स थे। हम बात कर रहे थे स्पेनिश फ्लू की 100 साल पहले की, और आज वही हमारे सामने वैसी बड़ी आपदा, वैसी बड़ी विपदा, और उस पर बात हो रही है सांप्रदायिकता की। ये क्या मेंटालिटी है? मैं समझ सकता हूँ 6 साल का टेम्पलेट जिसकी बात आपने की, संदीप भी वही कर रहे हैं, लेकिन ये आगे भी नहीं रहेगा ये टेम्पलेट, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो हम लोग ने क्रिएट कर लिया है ये राक्षस, इससे क्या बाहर निकल पाएगा मीडिया, और क्यों नहीं निकल पा रहा है? सवाल ये उठता है, क्यों नहीं निकल पा रहा है? बिल्कुल नहीं, 2 बातें हैं इसमें प्रभात। मैं एक तो जैसा मैंने कहा कि एक जेनोसाइड का कोलिशन बन गया है और मीडिया का एक हिस्सा उसका अलाई है, उसका सहयोगी है। ये एक बड़ा गठबंधन बन गया है इस देश में, जो अब उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, सामाजिक कारण क्या है। और मेरा ये मानना है कि हमारे देश में बहुत सी गड़बड़ियां हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। वो गड़बड़ है कि हमारे देश का इंटेलेक्चुअल और हमारे देश का समाज विज्ञानी भी उतना ईमानदार या उतना सक्षम या कहिए या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है जैसा दूसरे देशों में हम देखते हैं। तो अगर कोई 25-30 साल से या 6 साल से 7 साल से एक समस्या चल रही है, उसका कोई एक्सप्लेनेशन हमारे पास आया नहीं है अभी तक कि ये मसला क्या है, कि मीडिया इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि देखिए प्रभात, इस मीडिया को हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सुधर जाएगा। इसको रिप्लेस ही करेगा कोई डिजिटल मीडिया, कोई मोबाइल मीडिया, कोई दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म्स आएंगे, या सोशल मीडिया या सिटीजन जर्नलिस्ट, जो कि ऑलरेडी मीडिया का बहुत प्रसार हो चुका है।
अब जहां तक इस मीडिया की बात है कि ऐसा क्यों करता है, देखिए एक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि समाज में, भारतीय समाज में और खासकर नॉर्थ इंडियन हिंदू अपर कास्ट में डेमोग्राफिक इनसिक्योरिटी है। ये पिछले 2 दशक में क्रीप इन हुई है, और इसी वर्ग से मीडिया में, इसी वर्ग से जुडिशरी में, इसी वर्ग से ब्यूरोक्रेसी में तमाम बहुतायत है लोगों की। और ये एक साइलेंट गठबंधन है, जो संदीप कह रहे थे कि जुडिशरी भी उतना प्रोएक्टिव नहीं है, जबकि बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस के समय वो बहुत प्रोएक्टिव थी जुडिशरी। तो उसका कारण वही है कि ये जो हिंदू अपर कास्ट है, इसका नेक्सस बहुत स्ट्रांग है, जो कि मीडिया में भी है, जो जुडिशरी में भी है, जो ब्यूरोक्रेसी में भी है, और समाज के उन तमाम सारे इदारों में है, सरकारी और गैर सरकारी, जो ओपिनियन को मोबिलाइज करते हैं। तो ये कोई अलग से मीडिया ठीक नहीं होगा, ये पूरा एक सोशल चेंज जब तक नहीं होगा, उसी में मीडिया भी दुरुस्त होगा। सोशल चेंज, हम तो यहाँ सोशियोलॉजिस्ट तो नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, और ठीक कह रहे हैं, वो आप जिस ओर इशारा कर रहे हैं मैं समझ सकता हूँ। और संदीप ने भी जो बात की कि शायद जुडिशरी का भी जो रोल होना चाहिए था नहीं है, इस बात को काफी लोग स्वीकार भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोविड, पोस्ट कोविड, क्या मीडिया स्ट्रॉन्ग बनकर उभरेगा? ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, बल्कि और कमजोर बनकर उभरेगा। इसके संकेत काफी मिल रहे हैं। तो अभी कोविड है, अभी कहीं जाने वाला भी नहीं है, लेकिन क्या हम देख रहे हैं कि मीडिया ऑल्सो हैज बीन कोविडाइज्ड एंड इट विल स्टे सो फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम? नहीं, देखिए ये जो स्थिति अभी चलेगी, मेरे ख्याल से वन ऑफ द थिंग्स जो, एक तो वो तो प्रशांत ने कहा कि अपर कास्ट न्यूज रूम अपर कास्ट है, ये तो सब जानते ही हैं, इस पर काफी थोड़ा बहुत काम भी हो चुका है। तो वो कॉन्फ़िगरेशन कब बदलेगा, क्या बदलेगा, ये तो तो फ्यूचर की बात है, और वो बदलेगा भी कि नहीं वो भी कहना मुश्किल है। मेरा अपना जो अनुभव रहा है अंग्रेजी चैनल में वर्क करने का, उसमें तो नामुमकिन लगता है कि कभी कोई कास्ट थिंग बदलेगा, क्योंकि आप अगर वेस्टर्नाइज हैं तो फिर वो एक तरह से सब चीज को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है, ऐसा सोचते हैं जो लोग इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं कॉन्शियसली एज अ न्यूज रूम सोशियोलॉजी। मगर ये जो आई थिंक जो मूल प्रश्न ये है कि जो मीडिया है, इट हैज बिकम एन आर्म ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, और इस चीज को जो सबसे जो क्लियरली जो दर्शाता है वो ये चाइना और वो जो हमारा लद्दाख में जो पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, जिस मुद्दे को सत्ता दल उछालना चाहती है वो उस मुद्दे को उछाला जाता है, जिस पर आपको कोई कम्युनल इश्यूज पर आप उस पर रोटियां सेक सकते हैं, उस तरह की उठाया जाता है। और जो चीन ऐसा मसला है जो एक बहुत पावरफुल कंट्री है यूएस के बाद, तो ऐसी कंट्री पे आप बच के निकलते हैं। तो जो पोलराइजेशन वाइडर सोसाइटी में हो रहा है, उस चीज को कॉन्स्टेंटली मीडिया रिप्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि वो पिट्ठू है सरकार की इन अ वेरी रियल सेंस। और जो सबसे बड़ी आफत की बात यह है प्रभात, जैसे कि आप ये देखिए कि इस कोविड के आड़ में सरकार एग्जैक्टली वही कर रही है जो कोविड के पहले वो कर रही थी। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में मुस्लिम बच्चों को उठाना, जामिया के बच्चों को उठाना, जितने लोग सीए वाले थे उनको उठाना, कश्मीर में जिस तरह का क्रैकडाउन हो रहा है। इनफैक्ट हिंदू न्यूज़पेपर का एक अंदर पेज का रिपोर्ट था कि केसेस किसी भी हिसाब से होम मिनिस्ट्री रिकॉर्ड से कि कोई भी केसेस कम नहीं हुआ है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड ऑल। तो सारी चीजें सरकार पलटने का पूरा कोशिश जो इनका एजेंडा अपना चल रहा है, ऊपर उन्होंने उस पर एक इसका लवादा पहना दिया है कोविड का, और अंदर से मीडिया वही कर रही है। चूंकि आई एम टेलिंग यू, जो मैंने शुरुआत बात दो तीन बोली है, और जो लार्जर पोलराइजेशन का इशू है जिस पर प्रशांत ने भी उसको ये सॉर्ट ऑफ पुश्ड इंडिकेटेड दैट ये 3-4 है वो मिलकर के क्रिएटिंग दिस टॉक्सिक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। और अब उसके साथ एक बात मैं ये कह दूं फाइनली, जो हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, कि रिपोर्टिंग नाम की चीज खत्म। आज की तारीख में अगर आप देखिएगा तो सिर्फ एनडीटीवी इंडिया के वो 3-4 रिपोर्टर हैं, आलोक पांडे, सौरभ और 2-4 और, जो एक्चुअली फील्ड में जा रहे हैं, दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स और वो रिपोर्ट ला रहे हैं।
वो भी कह रहे हैं कि उनको भी फिर न्यूज रूम जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ये ऐसी छुआछूत का इसमें बू आती है पूरे कोविड वाले में कि लोग चाहते नहीं कि वहां जाए, बट उसके बावजूद वो रिपोर्ट्स फिर भी फाइल कर रहे हैं। तो उस हिसाब से हमें कुछ तो खबर मिलती रहती है। और सोशल मीडिया कर रहा है, और बहुत सारा लोकल हाइपर लोकल मीडिया इज, एंड बिकॉज ऑफ द मोबाइल फोन हर बंदा दूर से, आप अगर मान लीजिए पुलिसमैन किसी को मार भी रहा है, उससे नजर बचा के आप कहीं दूर से आप वीडियो बना सकते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड। तो कुल मिला के ऐसे इंफॉर्मेशन फ्लो भी कंट्रोल हो रहा है। राइट। तो मैं छोटी सी बात प्रभात में जोड़ दूं इसी पे, छोटी सी बात कि जिन छोटे छोटे क्लिप्स की जो चर्चा है, जो जिसको कहते हैं आजकल वायरल हो गया, और उसने पब्लिक डिस्कोर्स और पब्लिक ओपिनियन को मोड़ने में बड़ी मदद की है, चाहे वो महिला जो सूटकेस खींच रही है, या छोटा सा बच्चा जिसकी रेलवे प्लेटफॉर्म पे, ये सारी तस्वीरें और वीडियो नॉन जर्नलिस्ट के बनाए हुए हैं। ये पेशेवर पत्रकारों का काम नहीं है जो पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहा है आज की तारीख में। और एक बात और प्रभात में ऐड कर दूं, जस्ट वन लास्ट पॉइंट, कि जो फेक न्यूज की बात आप कर रहे हैं, जैसे कि अर्नब वाला भी शो जो आज काफी चर्चा में है सोशल मीडिया में, जहां लोगों ने भाला वाला निकाल करके ये किया, इस तरह का शो जो है वो एक्चुअली इट्स अ टॉप डाउन थिंग। फेक न्यूज ऊपर से चल रहा है प्रधानमंत्री के लेवल से, और सो मुझे कोई आई एम नॉट अशेम्ड टू से दैट एट ऑल, कोई पुशबैक नहीं है। हालांकि ये चीज यूनाइटेड स्टेट्स में भी हो रहा है, बट एवरीवन नोज कि वहां कितना जबरदस्त पुशबैक है। ऑल द मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स आई हैव बीन लिटरली डॉक्यूमेंटिंग एवरी time the guy tweets a false Twitter news, or he says something that contradicts his earlier statement, तो उस हिसाब से हमारा पुशबैक नहीं है। तो ये फेक न्यूज का जो ऐसा एक आप कहिए कि एरिना बन गया है, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप, वेदर इट्स पीयूष गोयल और द मिनिस्टर्स और इवन द टॉप मोस्ट लीडरशिप, सब इसमें इंडल्ज कर रहे हैं। और चूंकि मीडिया बिल्कुल उसी चीज को जेरोक्स करके प्रस्तुत कर रहा है लोगों में, इसलिए कोई पुशबैक नहीं है। और पुशबैक अगर होगा, जैसे एक बार एबीपी न्यूज में पुणे प्रसून वाजपेयी ने किया, तो आप अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। मेरा कहने का ये मतलब है कि एक रेगुलेशन वैसा होना चाहिए जैसे अमेरिका में है, एफसीसी है, या आपका ऑफकॉम है ब्रिटेन में, जो प्रभावशाली है, जिसमें लाइसेंसिंग, फाइनेंसिंग, एवरीथिंग will have a government oversight, will have a parliamentary oversight. तो पार्लियामेंट का रोल मीडिया मैनेजमेंट में, जहां बाईपार्टिजान सपोर्ट हो, उससे ही मीडिया एक तरह से आगे बढ़ पाएगी एथिकल टर्म में। और दूसरा ऑफ कोर्स इज इम्पोर्टेंट कि जो इस तरह का हेट कैंपेन्स होता है, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज, जो सिविल और क्रिमिनल लॉज हैं, दैट शुड अप्लाई, एंड इट शुड अप्लाई वेरी फास्ट। अब जैसे जमात अभी लड़ रहा है केस में सुप्रीम कोर्ट पे, तबलीगी वाले मसले पर, जो कम्युनलाइजेशन वाले पे, उस पर बार बार डेट्स बढ़ रहे हैं। ये तो ओपन एंड शट केस, मैं तो लॉयर नहीं हूं, बट ओपन एंड शट केस लग रहा है। अगर अर्नब गोस्वामी खड़े होकर के खुलेआम कह रहे हैं कि मस्जिद के आगे ये हुआ, या फलां के आगे ये हुआ, या अपने विजुअल्स में सिर्फ मुसलमान अग्रेसर्स दिखा रहे हैं, तो ये तो ओपन एंड शट केस। सो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन which is not just limited to कि भाई मीडिया अपने आप को रेगुलेट कर, क्योंकि एनबीए, पीसीआई, ये सारे बेकार हो गए, totally useless. वो खुद ही they are run by promoters and owners. Right. Thank you very much, Sandeep and Prashant, for joining me for this debate. So आगे भी आप लोगों से बात होती रहेगी किसी न किसी मुद्दे पे. Thank you so much. मीडिया पर ये शो न्यूज़ का नॉनसेंस आपको कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने द न्यूज़ बास चैनल को, और इसका लिंक शेयर करिएगा लोगों के साथ सोशल मीडिया पर भी। मेरा आज का सवाल फिर दोहराता हूं, क्या मीडिया को सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होना चाहिए या सरकार से सवाल करना चाहिए? आज अपने जवाब हाँ या ना में नहीं, बल्कि अपनी राय दीजिएगा। सरकारी प्रोपेगेंडा का हिस्सा होना चाहिए मीडिया को, या सरकार से सवाल करने चाहिए? अगले शुक्रवार फिर हाजिर होऊंगा न्यूज़ का नॉनसेंस के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।